प्रिय विद्यार्थियों, एमडी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पीछे वाला जो अपना एपिसोड आया था, एपिसोड नंबर 7, उसके अंदर हमने एक मैच्योर ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, परिपक्व बीजांड की संरचना। यहाँ जो आज अपना एपिसोड है, इसमें जो टॉपिक रहेगा वो होगा मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, गुरु बीजाणु जनन व मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। तो मेगास्पोरोजेनेसिस से कहते हैं कि जैसे ही ओवेरी होगी, ओवेरी के अंदर ओव्यूल या बीजांड हो गया, और बीजांड के अंदर पाए जाने वाला द्विगुणित उत्तक डिप्लॉयड टिश्यू है, जिसको हम न्यूक्लियस या बीजांड काय कहते हैं। तो बीजांड काय की कोई एक सेल जो माइक्रोपाइल एंड या बीजांड द्वार की तरफ सक्रिय होके और मेगास्पोर मदर सेल गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है, और उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होने के उपरांत एकगुणित 4 मेगास्पोर या 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। 4 गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेगास्पोरोजेनेसिस से कहलाती है। ये तो हो गई अपनी सिंपल सी डेफिनेशन। इसके बाद में जैसे ही हम डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन पढ़ेंगे ना, उसके अंदर हम यानी वेल डिस्क्राइब बड़ी विस्तार से गुरु बीजाणु जनन की क्या बताएंगे, परिभाषा दोबारा बताएंगे। तो सबसे पहले जैसे ओव्यूल हो गया, ओव्यूल का ये कौन सा टिश्यू हो गया? डिप्लॉयड टिश्यू, जिसको हम न्यूक्लियस या बीजांड काय कह देते हैं, जो द्विगुणित है। न्यूक्लियस का वह भाग जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ होता है, वहां से कोई एक सेल जो पोषण प्राप्त करके आकार में बड़ी हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? आर्किस्पोरियल सेल या प्रसूतक कोशिका कह देते हैं। ये प्रसूतक कोशिका ही आगे चल के कौन सा विभाजन करती है? परिणत विभाजन या पेरिक्लिनल डिवीजन बोल देते हैं। तो डिवीजन हमारे 3-4 प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो अनुप्रस्थ विभाजन बोलते हैं, ट्रांसफर सेक्शन हो गया, एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन हो गया, अनुदैर्ध्य विभाजन, एक होता है पेरिक्लिनल परिणत विभाजन, और एक होता है एंटीक्लिनल डिवीजन, उसको कहते हैं हम अपनत विभाजन। तो यहाँ कौन सा विभाजन होता है? परिणत विभाजन हुआ, जिससे आर्किस्पोरियल से कितनी सेल्स बन गई? 2 सेल्स या 2 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। इसके बाद में इस डायग्राम को थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कौन सा टॉपिक रहेगा अपना? डेवलपमेंट ऑफ ए फीमेल गैमेटोफाइट। इसको लेबल कर देते हैं। तो ये सेल्स हो जाएगी जो बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल या प्राथमिक द्वितीय कोशिका। दूसरा सेल्स हो जाएगा मेगा स्पोरोजेनियस सेल, या इसको बोल देते हैं मेगास्पोर मदर सेल। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका परिणत विभाजन है, तो ये पैरेटल, ये दोनों 2n है हमारी सेल्स। इसके बाद में ए नंबर डायग्राम हो गया अपना, बी हो गया, सी नंबर डायग्राम मेगास्पोर मदर सेल्स है, इसमें मियोसिस हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन, चार मेगास्पोर बन जाएंगे। फंक्शनल मेगास्पोर, सक्रिय, माइटोसिस,
माइटोसिस, माइटोसिस, ये अपना डायग्राम है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो सिंपल सी परिभाषा कि ओव्यूल या बीजांड के अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने के उपरांत 4 अगुणित मेगास्पोर बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। दूसरा देखते हैं टॉपिक इसमें आता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ओव्यूल के अंदर या बीजांड के अंदर पाए जाने वाले द्विगुणित उत्तक, जिसको हम क्या बोल देते हैं? न्यूसिलस या बीजांड काय कह देते हैं। बीजांड काय की वह कोशिका जो किसकी तरफ हो? माइक्रोपाइल की तरफ हो, पोषण प्राप्त करके अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी हो जाती है, बड़ा न्यूक्लियस हो जाता है, संघन जीव द्रव्य हो जाता है, प्रोटीन पदार्थों की मात्रा में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ऐसी सेल्स जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ है उसको क्या कहते हैं? आर्किस्पोरियल सेल या परसूतक कोशिका कह देते हैं। अब देखिए कि इस परसूतक कोशिका के अंदर कौन सा विभाजन होता है? परिणत विभाजन या पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। परिणत विभाजन होते ही ये आर्किस्पोरियल सिंगल सेल्स है, तो ये 2 सेल्स से या 2 कोशिकाओं में टूट जाएगी, जिनमें से जो परिधि की तरफ या बाहर की तरफ जो सेल्स बनेगी उसको बोलेंगे प्राइमरी पेराइटल सेल्स या प्राथमिक भीतीय कोशिका। दूसरी जो अंदर की तरफ होगी उसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनियस सेल्स या गुरु बीजाणु जन कोशिका, या इसको बोल देते हैं कि ये सेल्स मेगास्पोर मदर सेल्स भी कहलाती है। अब परिणत विभाजन हुआ है तो आर्किस्पोरियल जो 2n है, द्विगुणित जो है, इस कोशिका के अनुवांशिकी पदार्थ में कोई बदलाव नहीं आता है, सेम टू सेम कोशिकाएं बन जाएगी। तो ये भीतीय कोशिका और मेगास्पोर मदर सेल दोनों ही क्या होती है? डिप्लॉयड होती है। इसके बाद में कहेंगे कि पेराइटल सेल्स या तो आगे विभाजन करती है या विभाजन नहीं करती है। अगर ये आगे चल के विभाजन करेगी तो ये ओव्यूल की इंटेग्यूमेंट्स या अध्यावरणों का निर्माण करेगी। अगर ये आगे विभाजन न करे तो ये अध्यावरणों का निर्माण नहीं करेगी।
तो एक बार पैराइटल सेल्स का टॉपिक यही छोड़ के और नेक्स्ट जो हमारी कौन सी है, मेगा स्पोरोजेनिक सेल्स, गुरु बीजाणु जन कोशिका। गुरु बीजाणु जन कोशिका आगे विभाजन नहीं करती है और ये किस कोशिका के रूप में व्यवहार करना शुरू कर देती है, मेगास्पोर मदर सेल से। मेगास्पोर मदर सेल्स 2n है। अब इसी मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होते ही मेगास्पोर मदर सेल से 4 गुणित या हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का निर्माण होगा, जो एक रेखीय क्रम में लगे रहते हैं। किस क्रम में लगे रहते हैं, लीनियर या रेखीय क्रम में लगे रहते हैं। इन 4 मेगास्पोर्स जो आकार, आकृति और संरचना में एक समान है, क्योंकि एक सिंगल सेल्स के द्वारा इनका परिवर्धन हुआ है, बना है। फिर इन 4 मेगास्पोर्स में से 3 मेगास्पोर्स, 3 गुरु बीजाणु जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ होंगे, वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाएंगे। वो नष्ट होने के बाद में उनका साइटोप्लाज्म, उनका पोषण पदार्थ है, वो जो मेगास्पोर होगा, 3 नष्ट हो गए माइक्रोपाइल एंड की तरफ पे, और एक मेगास्पोर जो किस एंड की तरफ होगा, निभाग या चालाजा एंड की तरफ होगा। चालाजा एंड की तरफ जो मेगास्पोर होगा वो इन नष्ट हुए तीनों मेगास्पोर से पोषण प्राप्त करके आकार में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाएगा और पूरे लगभग इस एम्ब्रियो सैक को क्या कर लेगा, घेर लेगा। फिर देखिए कि ये जो पोषण प्राप्त करके आकार में बड़ा हो गया, इस मेगास्पोर को बोलेंगे हम फंक्शनल मेगास्पोर या सक्रिय गुरु बीजाणु। क्या बोल देंगे, सक्रिय गुरु बीजाणु। तो दूसरी तरफ से जो मेगास्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन है वो यूं भी कह सकते हैं कि आर्किस्पोरियल सेल्स, जो न्यूक्लियस की कोई भी एक सिंगल सेल्स है जो बीजाणु द्वार की तरफ पोषण प्राप्त करके आकार में बड़ी हो गई, उसमें परिणत विभाजन, 2 कोशिकाओं का निर्माण, जिनमें से एक भित्तीय और दूसरी कहलाएगी मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन होने के उपरांत 4 अगुणित मेगास्पोर बनेंगे, 3 नष्ट हो जाएंगे माइक्रोपाइल एंड की तरफ, और चालाजा एंड की तरफ जो मेगास्पोर रहेगा वो तीनों नष्ट हुए मेगास्पोर से पोषण प्राप्त करके आकार में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस मेगास्पोर को कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। तो फंक्शनल मेगास्पोर बनने की प्रक्रिया भी हम क्या कह सकते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन भी कह देते हैं। अब जैसे हमने पीछे पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट के अंदर पोलन ग्रहण को नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका माना था। तो यहां पे भी हम डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, कई बार छोटा सा क्वेश्चन आता है कि मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्धन की प्रथम कोशिका कौन सी होती है। तो प्रथम कोशिका ये अपनी आर्किस्पोरियल सेल से इनको नहीं मानेंगे, प्रथम कोशिका कहां से स्टार्ट मानेंगे, फंक्शनल मेगास्पोर या सक्रिय गुरु बीजाणु ही मादा युग्मकोद्भिद की कौन सी कोशिका होती है, प्रथम कोशिका। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका किसको मानते हैं, पोलन ग्रेन को। तो फंक्शनल मेगास्पोर बन गया। अब इसी फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर क्रमबद्ध एक के बाद एक 3 सूत्री विभाजन या माइटोसिस, सूत्री विभाजन या कौन सा विभाजन हो जाएगा, माइटोसिस या समसूत्री विभाजन होगा। फंक्शनल मेगास्पोर में जैसे सबसे पहले समसूत्री विभाजन हुआ, जिससे 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। फंक्शनल मेगास्पोर कितने केंद्रकों में टूट गया, 2 केंद्रकों में, एक माइक्रोपाइल एंड की तरफ चला जाएगा, दूसरा किसकी तरफ चला जाएगा, चालाजा की तरफ। इन दोनों न्यूक्लियाई जो अपने अपने छोर की तरफ है, इनके अंदर क्रमबद्ध रूप से 2 बार और माइटोसिस या सूत्री विभाजन होगा। तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ से 1 से 2, चालाजा एंड की तरफ भी 1 से 2, एक सूत्री विभाजन या माइटोसिस और हुआ। तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ 4 न्यूक्लियाई और चालाजा एंड की तरफ भी कितने न्यूक्लियाई बन जाएंगे, 4 न्यूक्लियाई। तो टोटल कितने न्यूक्लियाई या केंद्रक बन गए, 8 केंद्रक बन गए। इन 8 केंद्रक का 8 न्यूक्लियाई जो स्टेज है, इनका निर्माण किस विभाजन से, सूत्री विभाजन या माइटोसिस के द्वारा हो रहा है, और कहां से स्टार्ट हुआ, ये फंक्शनल मेगास्पोर या सक्रिय गुरु बीजाणु जनन से। फिर देखिए कि 4 न्यूक्लियाई माइक्रोपाइल एंड की तरफ है, 4 किसकी तरफ है, चालाजा एंड की तरफ है। फिर इन 4 में से एक न्यूक्लियाई केंद्रीय भाग या सेंट्रल पार्ट की तरफ आ जाएगा, 3 भाग ध्रुवों की तरफ रह जाएगा। 3 जो न्यूक्लियाई है, 1 2 3 न्यूक्लियाई माइक्रोपाइल एंड, और एक जो चौथा था वो सेंटर में आ गया। चालाजा एंड की तरफ भी 4 न्यूक्लियाई थे अपने, 4 में से 3 परिधि की तरफ, चालाजा की तरफ रह गए, और एक किसकी तरफ चला गया, केंद्र की तरफ चला गया। फिर धीरे धीरे ये 8 न्यूक्लियर स्टेज है, इन न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म संघन रूप से घिरा रहता है। फिर ये धीरे धीरे ये न्यूक्लियाई जो है
ये अपने तरफ क्या बना, चारों तरफ क्या बना लेंगे, सेल वॉल का निर्माण कर लेंगे। तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो 3 न्यूक्लियाई है उन्होंने अपने चारों तरफ सेल वॉल बना के कोशिकाओं का निर्माण कर लिया, और तीनों कोशिकाएं एक ग्रुप या एक समुच्चय या एपरेटस के रूप में विद्यमान रहती है। तो इन तीनों न्यूक्लियाई में जो केंद्रीय भाग की तरफ, जो सबसे बीच में, केंद्रीय न बोल के, इस समुच्चय के जो सेंटर में या जो बीच में जो सेल्स है वो आकार में बड़ी होगी, उसको एग सेल कह देते हैं। दोनों तरफ होंगी उनको हेल्पिंग सेल कह देते हैं। इसी प्रकार चालाजा एंड की तरफ जो तीनों न्यूक्लियाई है उन्होंने भी अपने चारों तरफ सेल वॉल बना के एंटीपोडल सेल्स या प्रतिमुखी कोशिकाएं बना ली, जो आगे चल के एंटीपोडल एपरेटस या प्रतिमुखी समुच्चय बनाएगी। केंद्रीय भाग की तरफ एक एक न्यूक्लियाई जो आते हैं इनको पोलर न्यूक्लियाई बोल देंगे, क्योंकि ये दोनों ध्रुवों की तरफ से आ रहे हैं, एक ऊपर अग्र की तरफ और एक पश्चिम की तरफ हो गया माइक्रोपाइल एंड और एक चालाजा एंड। तो दोनों पोलर न्यूक्लियाई आके एम्ब्रियो सैक के केंद्रीय भाग में एक साथ रहेंगे और सिंगल सेल्स के अंदर कोशिका भित्ति के द्वारा परिबद्ध रहेंगे, इनको बोल देंगे पोलर न्यूक्लियाई। फिर देखो, हम इससे पहले हमने मैच्योर ओव्यूल की स्ट्रक्चर बनाई। अब यही जो भाग है एम्ब्रियो सैक है, इसी एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ हमने क्या बना दी, इंटेग्यूमेंट बना दी, एक अध्यावरण बना दी। ये 2 अध्यावरण, इंटेग्यूमेंट। अब इस डायग्राम को लेबल कर लेते हैं। ये हो गई हमारी इंटेग्यूमेंट है, अध्यावरण, आउटर इंटेग्यूमेंट। ये इनर इंटेग्यूमेंट हो जाएगी। ये हमारी एग सेल, ये पोलर न्यूक्लियाई जो आगे सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाएगा। ये एंटीपोडल सेल्स हो गई तीनों। तो मैच्योर ओव्यूल का डायग्राम हमने पीछे वाला एपिसोड नंबर 7 था ना, अपना 7 नंबर, उसके अंदर इसकी ओव्यूल की स्ट्रक्चर दी गई है, वहां से देख लेना, पूरा डिटेल में अच्छी तरह से बनाया हुआ है। तो यहां पे अब जो एम्ब्रियो सैक है, इसको दूसरा यूं भी कह सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश का परिवर्तन। तो ये जो खाली भाग है ये क्या कहलाता है, पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो यहां पे इसका नाम लिख देते हैं एम्ब्रियो सैक। तो अब यहां पे क्वेश्चन हो गया कि आवर्त बीजी पादपों के अंदर जो एम्ब्रियो सैक जो है, भ्रूण कोश है, इसके अंदर विद्यमान कोशिकाओं का विन्यास या पोजीशन किस प्रकार की रहती है। तो पोजीशन की बात करें कि एम्ब्रियो सैक के अंदर विद्यमान जो हैप्लॉइड सेल्स है, ये अगुणित कोशिकाएं, ये निम्न प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। सबसे पहले एक नंबर हेडिंग लगा के बताते हैं कि माइक्रोपाइल एंड की तरफ, कौन सा एंड हो गया, माइक्रोपाइल एंड। तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ 3 कोशिकाओं का एक एपरेटस या समुच्चय पाया जाता है, जिसको एग एपरेटस या अंड समुच्चय कहते हैं। जिस तीनों कोशिकाओं में जो सबसे बड़ी आकार की कोशिका और मध्य भाग में स्थित है उसको हम एग सेल कहते हैं। इसके लेटरल या पार्श्व में जो कोशिकाएं है, ये जो 2 कोशिकाएं हैं, इनको हेल्पिंग सेल बोल देंगे। दूसरा जो इसी में एम्ब्रियो सैक का दूसरा जो पार्ट आएगा वो आएगा चालाजा एंड, निभाग छोर। चालाजा एंड की तरफ भी 3 कोशिकाओं का एक समुच्चय पाया जाता है, जिसको एंटीपोडल एपरेटस या प्रतिमुखी समुच्चय कहते हैं। प्रतिमुखी समुच्चय के अंदर पाए जाने वाली सेल्स क्या कहलाती है, एंटीपोडल सेल्स या प्रतिमुखी कोशिकाएं। केंद्रीय भाग, सेंट्रल पार्ट बोल देते हैं भ्रूण कोश का। तो भ्रूण कोश के केंद्रीय भाग में 2 न्यूक्लियाई एक सिंगल सेल के अंदर परिबद्ध रहते हैं। इन न्यूक्लियाई को क्या बोल देते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोल देंगे या ध्रुवीय केंद्रक बोल देंगे। तो ये जो हमारा वेल डेवलप्ड जो एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश है या मादा युग्मकोद्भिद है, ये कितने कोशिकीय हो गया, 7 कोशिकीय, 3, 4 और 3, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय है। इनमें एक एक केंद्रक है, यहाँ 2 केंद्रक है। तो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय टाइप का जो एम्ब्रियो सैक होता है उसको पॉलीगोनम टाइप बोल देते हैं या मोनोस्पर्मिक पॉलीगोनम टाइप है। पॉलीगोनम नाम क्यों पड़ा है, पीछे वाले एपिसोड में भी बता दिया गया था कि पॉलीगोनम नाम, पॉलीगोनस जो एक वंश है
और उसके अंदर जो एक फैमिली है पॉलीगोनेसी, पॉलीगोनेसी कुल के अंदर खरपतवारों के अंदर सबसे पहले परिवर्धन का अध्ययन किया गया था, जो 8 केंद्रीय और 7 कोशिकीय था। इस टाइप के एम्ब्रियो सैक को क्या बोलते हैं? पॉलीगोनम टाइप बोल देते हैं। अब देखो यहां से दोबारा थोड़ा सा को रिपीट करते हैं। आर्किस्पोरियल सेल, परिणत विभाजन, परिधि की तरफ कौन सी? प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राथमिक द्वितीय कोशिका। हमने कहा ये आगे विभाजन करती है या नहीं करती है, तो इसके बारे में चर्चा नहीं की, वो रहेगा अपना टॉपिक है। अब मेगास्पोर सेल थी, इससे डेवलपमेंट हो गया। अब प्राइमरी पैराइटल सेल्स या प्राथमिक जो द्वितीय कोशिका है जो परिधि की तरफ है, अगर ये कोशिका जैसे यहां पे है तो ये कोशिका यहां थी, अगर इसके अंदर किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है तो अध्यावरणों का निर्माण नहीं होगा, अध्यावरणों का निर्माण नहीं होगा। अगर ये पैराइटल प्राइमरी पैराइटल प्राथमिक द्वितीय कोशिका, जैसे यहां पे इसको थोड़ा यूं देखते हैं कि ये इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण कैसे बनते हैं, इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण कैसे बनते हैं। तो ये अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये पैराइटल सेल्स। अगर ये पैराइटल सेल्स कौन सा विभाजन करे? पहले अनुप्रस्थ विभाजन करें। अनुप्रस्थ विभाजन करें तो इससे 2 सेल्स बन जाएगी, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। अब ये दोनों सेल्स से एंटीक्लिनल डिवीजन करेगी। अब विभाजन की बात करें, ऊपर नीचे ये जो सेल्स है इसके ऊपर इसके नीचे जो सेल्स बनती है ये पेरिक्लिनल हो गया। बराबर में अगर सेल्स बने तो वो एंटीक्लिनल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एंटीक्लिनल। अपनत विभाजन है। अगर जैसे ये प्राइमरी पैराइटल सिंगल सेल्स है, सिंगल सेल्स है, इसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन हो गया, 2 कोशिकाएं, दोनों कोशिकाएं अपनत विभाजन एंटीक्लिनल डिवीजन कर दे तो यूं बराबर में सेल्स बनाएगी और इनर इंटेग्यूमेंट बन गया और इससे कौन सा बन जाएगा? आउटर इंटेग्यूमेंट बन जाएगा। इसी प्रकार जैसे ये हमारी पैराइटल सेल्स है, पिछले वाले टॉपिक में हमने ओव्यूल को अध्यावरणों के आधार पर 3 प्रकार बताए थे, बगैर अध्यावरण के, एक अध्यावरण का और द्वि अध्यावरणी, बाइटैगमिक, यूनिटैगमिक और एटैगमिक। अगर अध्यावरण नहीं है तो ये प्राइमरी पैराइटल सेल जो यहां बनी है ये विभाजन नहीं करेगी, तो अध्यावरण नहीं बना। फिर बात आती है कि एक अध्यावरणी ओव्यूल कैसे बनते हैं। एक अध्यावरणी जैसे ये सेल्स है, ऊपर नीचे सेल बनाए परिणत, बराबर में बनाए तो अपनत, इसको पेरिक्लिनल, इसको एंटीक्लिनल। तो एक सिंगल सेल्स है, इसमें कौन सा विभाजन हो गया? एंटीक्लिनल हो गया, अपनत विभाजन हो गया, तो एक अध्यावरण का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। अगर ये प्राइमरी पैराइटल सेल्स एंटीक्लिनल डिवीजन करने से पहले ये कौन सा विभाजन कर ले? अनुप्रस्थ विभाजन कर ले। एक से कितनी सेल बना दे? 2 बना दे। तो एक सेल के द्वारा एक इंटेग्यूमेंट और दूसरी अपनत और करेगी, एंटीक्लिनल और करेगी, तो उसके द्वारा भी क्या बन जाएगा? अध्यावरण बन जाएगा। तो अध्यावरणों की संख्या यहां कितनी हो जाएगी? 2। तो इसको हम बाइटैगमिक ओव्यूल बोल देते हैं। तो छोटा सा इसमें दोबारा इसको रिपीट कर देते हैं कि अध्यावरणों की संख्या के आधार पे ओव्यूल 3 प्रकार के हैं। अध्यावरणी, एटैगमिक। एटैगमिक में इतनी ध्यान रखना है कि प्राइमरी पैराइटल सेल्स आगे विभाजन नहीं करेगी, ओव्यूल अध्यावरण रहित रहेगा। फिर आता है कि एक अध्यावरणी ओव्यूल का निर्माण कैसे होता है? मोनोटैगमिक या यूनिटैगमिक। यूनिटैगमिक में पैराइटल जो सेल्स है ये एंटीक्लिनल डिवीजन करेगी। कौन सा डिवीजन करेगी? एंटीक्लिनल, जिससे एक अध्यावरण युक्त ओव्यूल का निर्माण हो गया। फिर आता है कि बाइटैगमिक ओव्यूल का निर्माण कैसे होता है? तो प्राइमरी पैराइटल सेल्स पहले अनुप्रस्थ विभाजन या ट्रांसवर्स सेक्शन करेगी, जिससे डिवीजन करेगी, जिससे 2 सेल्स बन जाएगी। द्वितीय कोशिकाओं से कितनी, एक से कितनी बन जाएगी? 2 बन जाएगी। फिर दोनों कोशिकाएं एंटीक्लिनल डिवीजन करेगी, अपनत विभाजन करेगी, जिससे अध्यावरणों की संख्या कितनी बन जाएगी? 2 बन जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक या डेवलपमेंट ऑफ पॉलीगोनम टाइप ओव्यूल। तो यहां तक हमारा मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन हो गया कंप्लीट, एग सेल बन गई, पोलर न्यूक्लियाई और प्रतिमुखी कोशिकाएं। इसके बाद में जो हमारा टॉपिक आएगा वो फर्टिलाइजेशन या निषेचन आएगा, जिसमें
ट्रू फर्टिलाइजेशन सत्य निषेचन और ट्रिपल फ्यूजन त्रिशल्यन दोनों को मिला के डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन और उसका महत्व, फिर एम्ब्रियो सैक का एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म या भ्रूण पोष का परिवर्तन और उसके प्रकार नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे ये। थैंक यू।